शक्ति। सुन त्जू कहते हैं कि आमतौर पर एक बहुत बड़े लोगों के समूह को निर्देशित करना वैसा ही होता है जैसा कि एक छोटे समूह को निर्देशित करना। फर्क केवल ये होता है कि आप उन्हें अलग अलग टुकड़ों में कैसे विभाजित करते हैं। इसी तरह एक बड़ी सेना के साथ जंग में उतरना वैसा ही है जैसा कि एक छोटी सेना के साथ जंग में उतरना। यहाँ केवल फर्क ये निर्धारित करता है कि आप अपनी अलग अलग टुकड़ियों के बीच में संवाद कैसे स्थापित करते हैं। सुन त्जू का ये मानना है कि ताकत पर हमेशा नियंत्रण होना चाहिए। एक सेना की ताकत कोई काम की नहीं है यदि उसका सेना नायक उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। आप अक्सर अत्यधिक ताकतवर सेनाओं को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जहां वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसलिए एक प्रभावी सेना नायक हमेशा अपने सैनिकों पर नियंत्रण बनाकर रखता है और यही नियंत्रण वो अपने से निचले अधिकारियों, झंडों इत्यादि पर भी रखता है। भले ही सेना नायक एक जगह पर उपस्थित न हो, लेकिन तब भी हर एक सैनिक के पास ये संदेश जाना चाहिए कि वो वहां उपस्थित है और उनके साथ खड़ा है। फिर चाहे उसकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसके ऊपर नियंत्रण हासिल कर लेता है। सुन त्जू की इस तकनीक को आप अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 5 या 10 लोगों को अपने किसी काम में सहायता करने के लिए मना सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 1000 लोगों को भी अपने साथ आने के लिए मना सकते हैं। इसके लिए अपना संदेश उन लोगों तक ठीक तरह से पहुंचाने की बात है, मगर ये तभी संभव है जब आप उन सभी को एक उद्देश्य के लिए एक साथ आने के लिए मनाएं, और ये शुरू होता है आपके खुद पर भरोसे के साथ। यदि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो आप दूसरों को कैसे अपने साथ आने के लिए मना पाएंगे। इसलिए सुन त्जू ये कहते हैं कि पहले अपने आप के साथ संतुलन बैठाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही आप आगे बढ़कर लोगों का समर्थन और सहायता बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। एक सेना को अपने दुश्मन के हर हमले को झेलना उसकी सामान्य और असामान्य तकनीकों पर निर्धारित करता है। ये पूरा खेल कमजोर और ताकत का है। युद्ध में आपके पास अपने दुश्मन से मिलते जुलते कुछ हथियार और तकनीक होती है, वहीं आपके पास कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो दुश्मन के पास नहीं होते। आपकी सेना की तकनीकें आपके दुश्मन की तकनीकों के समान है, जिनके जरिए आप अपने दुश्मन को व्यस्त रख सकते हैं। इसी तरह जो तकनीकें आपके दुश्मन के पास नहीं होती, उन तकनीकों से आप जीत हासिल करते हैं। इसके अलावा जो योद्धा असामान्य तरीकों पर महारत हासिल कर लेते हैं, उनके पास नई नई तकनीकों की कोई कमी नहीं होती। सूरज और चांद की तरह हर बार अस्त होने के बाद भी वो वापस निकलते हैं। चारों मौसमों की तरह वो हर बार जाने के बाद फिर से लौट आते हैं। यहाँ सुन त्जू ये समझाना चाहते हैं कि सामान्य और असामान्य तकनीकों को अलग अलग समय पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप एक ही प्रकार की तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। जिस प्रकार सूरज और चांद आते जाते रहते हैं और मौसम बदलते रहते हैं, उसी प्रकार आपको भी जंग के दौरान सामान्य और असामान्य तकनीकों का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जिस परिस्थिति में जो तकनीकें ज्यादातर मददगार साबित हों, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इन कुछ असामान्य तकनीकों से अनगिनत नई व बेहतरीन तकनीकें बनाई जा सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा संगीत के केवल 7 स्वर होते हैं, लेकिन उन 7 स्वरों के अलग अलग मिलाप से अनगिनत प्रकार का संगीत बनाया जा सकता है। उसी प्रकार संसार में केवल 5 मूलभूत रंग हैं, लेकिन उन रंगों के अलग अलग मिलाप से हजारों प्रकार के नए रंग बनाए जा सकते हैं। वैसे ही हम जो भी चीजें खाते हैं, उनमें केवल 5 मूलभूत स्वाद उपस्थित होते हैं, मगर इनके मिश्रण से आप कई प्रकार के स्वाद ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक जंग में केवल 2 ही प्रकार के हमले हो सकते हैं, या तो सामान्य या फिर असामान्य। असामान्य हमलों में आप अनगिनत प्रकार की तकनीकों को इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं सामान्य तकनीकें आपको जीत दिलाती हैं। लेकिन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बांध में रुका हुआ पानी जब निकल कर आता है, तो वो अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाता है। ये शक्ति को दर्शाता है। एक पक्षी अपने शिकार पर एक झटके से हमला करता है, ये चीज सटीकता को दर्शाती है। इसलिए युद्ध में योद्धा की ताकत का कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, उसके समय की सटीकता सबसे बेहतर होनी चाहिए। शक्ति और सटीकता के इस रिश्ते को हम धनुष और तीर से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप शक्ति को एक प्रकार का धनुष मान सकते हैं। जिस वक्त आप अपने तीर को छोड़ते हैं, वही आपके हमले की सटीकता का निर्धारण करता है। एक योद्धा बड़े से बड़े युद्ध के बीच बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होता। एक बड़े युद्ध के बीच उनकी सेना अपने दिए गए आदेशों को नहीं भूलती। वहीं ये बात ध्यान रखने वाली है कि अव्यवस्था पहले व्यवस्था से ही आती है। डर साहस का हिस्सा है और कमजोरी ताकतवर लोगों से ही आती है। अव्यवस्था का व्यवस्था से आना ये एक संगठन से जुड़ा है। डर का साहस से आना शक्ति से जुड़ा है। वहीं कमजोरी का ताकत से निकलना ये सेना के निर्माण से संबंधित है।
इसलिए जो अपने शत्रुओं को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं वो इस तरह से अपनी सेना का निर्माण करते हैं और उनसे हमला करवाते हैं। इस तरह उनके दुश्मनों को उसका जवाब देना ही पड़ता है। वो अपने दुश्मनों को पहले थोड़ा लालच देते हैं और फिर वो उन्हें उस लालच तक आने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद वो छुपकर अपने दुश्मन के उनके पास आने का इंतजार करते हैं। इसी प्रकार वो अपने खुद के लिए सही योद्धाओं का चयन करते हैं और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पहिया जब किसी सीधी सतह पर होता है तो वो एक जगह पर पड़ा रहता है, वहीं जब वो पहिया किसी ढलान वाली जगह पर होता है तो वो लुढ़कने लगता है। एक पत्थर जिसके 4 कोने हैं वो लुढ़कता नहीं है, लेकिन जब उसे गोल कर दिया जाता है तो वो लुढ़कने लगता है। इसी तरह एक युद्ध में आप अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हैं वही आपकी वास्तविक ताकत है। कमजोरी और ताकत। सुन त्सू के अनुसार आमतौर पर युद्ध में जो दुश्मन की भूमि पर पहले कब्जा कर लेता है वो दुश्मन से एक कदम आगे होता है। इसी तरह जो युद्ध भूमि में देरी से आता है वो एक कदम पीछे रह जाता है। युद्ध में सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने दुश्मन को अपने अनुसार चलने पर मजबूर करें, न कि आप अपने दुश्मन के अनुसार चलें। दुश्मन को अपने अनुसार निर्णय लेने देना उन्हें फायदा पहुंचाने का मौका देता है। उसे वो सब करने से रोकना जो वो करना चाहता है, यही उसका नुकसान दिखाता है। इसलिए यदि आपका दुश्मन आराम कर रहा है तो उस पर छोटे छोटे हमले करके उसे थकाएं। यदि आपके दुश्मन के पास खाने पीने के सभी संसाधन हैं तो उसे उन संसाधनों पर कब्जा न करने दें और उसे भूखा ही रहने दें। यदि आपका दुश्मन किसी एक जगह पर डेरा डालकर बैठा है तो आपको सबसे पहले उसे उस जगह से हटाना होगा। उन जगहों पर हमला करें जहां से उसे अपनी सुरक्षा करने के लिए जल्दी में भागना पड़े। दुश्मन की उन जगहों पर हमला कीजिए जहां वो सबसे कम उम्मीद करे। सुन त्सू का ये मानना है कि एक आदमी अपनी पूरी ताकत के साथ यदि अपनी सेना को एक बेहतरीन जगह पर खड़ा कर दे तो उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई दुश्मन ताकतवर सेना से लड़ने आता है तो वो जरूर लालच या गुस्से के चलते आ रहा होता है, न कि बुद्धिमत्ता के कारण। मगर जल्द ही उसको ये एहसास भी हो जाता है कि उसका ये हमला उसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला है। इसी प्रकार एक सेना अपनी जगह से हिले बिना भी अपने दुश्मन की जल्दबाजी उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। इसी कारण सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध के शुरू होने से पहले ही आप अपने आप को उस पहाड़ की तरह बना लें जो किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से बिल्कुल नहीं हटेगा। एक शांत मगर ताकतवर सेना के साथ आप अपनी ऊर्जा और संसाधन बचा कर रखेंगे, जबकि आपका दुश्मन अपने गुस्से और लालच के चलते अपने संसाधनों और ऊर्जा का बढ़ चढ़कर उपयोग कर रहा होगा। इसके चलते वो इसे जल्द ही काफी हद तक खर्च भी कर देगा। इससे जब तक वो आपसे लड़ने आएगा तब तक वो बहुत कमजोर हो चुका होगा। ऐसी जगहों से आगे बढ़ें जहां आपका दुश्मन मौजूद नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो दुश्मन की सेना के मौजूद होने के कारण आप बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खो सकते हैं। इसलिए हमला इस तरह से करें जिससे आपका दुश्मन खुद को बचा भी न सके, मगर ऐसा करते वक्त आप खुद को इतना सुरक्षित रखें कि आपके दुश्मन का हमला आपको कोई नुकसान न पहुंचा सके। जो लोग युद्ध में बहुत बेहतरीन होते हैं वो हमेशा उन्हीं जगहों पर हमला करते हैं जहां उनका दुश्मन ये समझ ही नहीं पाता कि वो उसे कैसे रोके। ऐसे योद्धा अपने आप को इस तरह से सुरक्षित करके रखते हैं कि उनका दुश्मन ये समझ नहीं पाता कि उन पर कहां हमला करे। इस तरह धीरे धीरे दुश्मन की सेना अनियंत्रित होने लगती है, जिससे वो किसी भी प्रकार का आदेश समझ नहीं पाती। यहीं से दुश्मन का हारना तय होने लगता है। अगर आपको अपने दुश्मन पर ऐसा हमला करना है जिससे वो उभर ना पाए तो हमेशा उसके कमजोर हिस्सों पर हमला करें। यदि आपको अपने दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहना है तो अपनी सेना को इतनी तेजी से दुश्मन के क्षेत्र में घुसाएं कि वो वापस अपने आप को वहां से बाहर न निकाल पाए। जैसा कि सुन त्सू ने पहले बताया कि आपका दुश्मन अक्सर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और इसलिए आपका उससे ध्यान भटकाना बहुत आसान हो जाता है। यदि आप उसे थोड़ा सा भी डर दिखाओगे तो वो एक क्षण के लिए रुक जाएगा। आप उसे थोड़ा फायदा दिखाओगे तो वो उसे तुरंत अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। इस प्रकार आप उसके व्यवहार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। यह तकनीक तब भी आपके काम आएगी जब आपका दुश्मन किसी किले के भीतर की सुरक्षित दीवारों के बीच हो। इससे आपके दुश्मन के पास युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। मगर मान लीजिए कि आपको ऐसा नहीं करना, तो आप केवल युद्ध के मैदान में एक ऐसी जगह पर उपस्थित रहिए जहां से आपका दुश्मन अपनी स्थिति को बदलने के लिए मजबूर हो जाए। एक बार उसे खुद ये एहसास हो गया कि वो इन अलग अलग जगहों पर जाकर कमजोर हो चुका है, तब उसके बाद आप उसके सामने युद्ध को रोकने का प्रस्ताव रख सकते हैं। इस तकनीक के पीछे का कारण यही है कि आप अपने सैनिकों की संख्या हमेशा अपने दुश्मन से ज्यादा रखें। उसको अलग अलग टुकड़ियों में बांटने के लिए मजबूर करें।
आपकी युद्ध नीति के बारे में आपके दुश्मन को कभी पता नहीं होना चाहिए। अगर उसे आपकी युद्ध नीति के बारे में पता नहीं होगा तो वो अलग अलग स्थानों पर खुद को बचाने के लिए अपनी सेना को बांटने पर मजबूर हो जाएगा। इस प्रकार यदि वो आगे से खुद के इलाकों को बचाने का प्रयास करेगा तो उसके पीछे के क्षेत्र कमजोर हो जाएंगे, और यदि वो पीछे के क्षेत्र को बचाने का प्रयास करेगा तो वो आगे से कमजोर हो जाएगा। इसी तरह यदि वो अपने दाईं ओर के हिस्से बचाने का प्रयास करेगा तो उसका बायां क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। इसी तरह यदि वो बाएं हिस्से को बचाने का प्रयास करेगा तो उसका दायां क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही यदि वो हर जगह से खुद को बचाने की कोशिश करेगा तो उसकी हर एक जगह कमजोर हो जाएगी। इस तरह से आपके दुश्मन की सेना हर जगह पर आपकी सेना की तुलना में काफी छोटी संख्या में उपलब्ध होगी। इसलिए कहते हैं कि यदि किसी को ये पता हो कि युद्ध कब और किस जगह पर करना है तो आधा युद्ध तो वो वहीं जीत जाता है। अगर किसी शासक को ये नहीं पता कि उसे कब और कहां हमला करना है तो उसके अलग अलग भाग एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे और अंत में उसका कोई ना कोई भाग कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार भले ही आपके दुश्मन की सेना बहुत बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप तब भी उसे युद्ध करने से रोक सकते हैं। इसलिए जरूरी यही है कि आप अपने दुश्मन की योजना पर लगातार नजर बनाए रखें, उसकी ताकत और कमजोरी दोनों को जानें, उस पर छोटे छोटे हमले करें ताकि आप उसकी सेना के चलने के तरीके को समझ सकें, उसकी परिस्थितियों को समझें। बार बार ये छानबीन जारी रखें कि आपका दुश्मन कहां से कमजोर है और कहां से ताकतवर। सुन त्सू आगे और समझाते हुए बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा हर तरफ से करने का प्रयास करता है तो वो अंत में हर तरफ से कमजोर हो जाता है। दरअसल जब आप अपने किसी क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भागते हैं तो आपके दुश्मन को ये एहसास हो जाता है कि आपकी स्थिति काफी कमजोर है। इससे वो ये समझ जाता है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। इसी तरह अगर आप दुश्मन के हर हमले का बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं तो ये दुश्मन के ऊपर बहुत ही गहरा दबाव डालेगा। एक बार युद्ध जीतने के बाद हर कोई ये जान जाता है कि किस तरीके से उसने युद्ध को जीता था, मगर कोई भी ये नहीं समझ पाता कि युद्ध जीतने के लिए उन्होंने यही तरीका क्यों इस्तेमाल किया। इसलिए आपको अपनी तकनीक को युद्ध भूमि में दोहराना नहीं चाहिए। आपके अपने दुश्मन को जवाब देने के तरीके अनगिनत होने चाहिए। सेना का निर्माण पानी की तरह होता है। पानी का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर जाता है और एक सेना का निर्माण ताकतवर हिस्से पर हमला करना छोड़कर कमजोर हिस्से की ओर हमला करना सिखाता है। पानी जिस भी बर्तन में जाता है उसका आकार ले लेता है। इसी प्रकार एक सेना अपने दुश्मन की हर योजना और हमले का जवाब देने के लिए काबिल होनी चाहिए। सेना का संघर्ष। सुन त्सू कहते हैं कि सामान्य युद्ध प्रशासन के सिद्धांत ये कहते हैं कि एक सेना नायक अपने आदेश शासक से प्राप्त करता है। वो अपनी टुकड़ियों को इकट्ठा करता है और सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। वो अपनी सेना के लिए कैंप बनाने की व्यवस्था करता है। अपनी सेना में संघर्ष से मुश्किल एक सेना नायक के लिए कुछ भी नहीं है। सेना के नेतृत्व के दौरान आपको एक लंबे और घुमावदार रास्ते को आसान और सीधा करना होता है। हर परेशानी को फायदे में बदलना होता है। इस कारण आपको अपने दुश्मन का रास्ता लंबा और घुमावदार करना चाहिए। अपने दुश्मन को फायदे दिखाकर लालच देना चाहिए। इस प्रकार यदि इन सब के बाद आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सुन त्सू का यह मानना है कि एक शासक द्वारा आदेश दिए जाने के बाद उसका सेना नायक तुरंत युद्ध की तैयारियों में जुट जाता है, मगर यह जिम्मेदारी आसान नहीं होती। ये एक ऐसा काम है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोगों को उनकी विशेषता के आधार पर तैयार करना होता है। लेकिन सुन त्सू ये भी कहते हैं कि एक सेना नायक को अपने शासक के हर आदेश को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक वो स्वयं उस आदेश से संतुष्ट न हो। सुन त्सू की इस तकनीक को भी आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर डालते रहते हैं। जब उनसे कोई गलती होती है तो उस गलती का बोझ भी वो उन लोगों के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे में आपको भी ऐसे लोगों की सलाह मानना बंद कर देना चाहिए। ये आदत आपको जीवन में किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंचाएगी, बल्कि ये आपको आपके वास्तविक लक्ष्यों से दूर करेगी। अब इसमें भी कई बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखने लायक हैं। जैसे यदि आपकी पूरी सेना आगे बढ़ने लगती है तो वो समय पर नहीं पहुंच पाएगी। यदि आपकी छोटी टुकड़ियां आगे बढ़ती हैं तो आपको कई संसाधनों का नुकसान होता है। इसी तरह यदि एक सेना नायक अपनी टुकड़ियों को दिन रात चलाकर हर दिन दोगुनी दूरी तय करके कई जमीनों पर कब्जा करता है तो ऐसा सेना नायक जल्द ही दुश्मन के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि उसके केवल मजबूत और ताकतवर सिपाही समय पर पहुंच पाएंगे और वहां पहुंचने पर भी वो बेहद थके हुए होंगे। ऐसे में आधी और थकी हुई सेना के साथ एक सेना नायक भला कितनी देर तक अपने दुश्मनों से मुकाबला कर पाएगा? एक सामान्य अनुमान के अनुसार
केवल 10% सिपाही ही समय पर उस जगह पर पहुंच पाएंगे। वहीं अगर सेनानायक ये कोशिश करता है कि वो इससे थोड़ी कम दूरी तय करेगा, तो केवल आधे सैनिक ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मगर इसके बाद भी उस सेनानायक को दुश्मन के हाथों मारे जाने का काफी डर होगा। इसी तरह यदि कोई सेनानायक हर दिन इससे भी कम दूरी तय करता है, तो उसकी करीब 75% सेना मंजिल तक पहुंच पाएगी। सुन त्सु यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि हर निर्णय अपने साथ कुछ खतरे लेकर आता है। जब आप युद्ध भूमि पर होते हैं तो आपका हर निर्णय कुछ खतरों के साथ आता है। ऐसे में आपको उस निर्णय को लेना चाहिए जिसमें सबसे कम खतरा हो। जैसे यदि युद्ध में आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी टुकड़ी में सैनिकों की संख्या कम रखनी होगी। इसके साथ ही आपको अपने साथ उपकरण भी कम रखने होंगे, जिससे आप जल्द से जल्द आगे बढ़ पाएं। लेकिन इसके साथ खतरा ये आता है कि आपके उपकरण कम होने के कारण आपको हमेशा हमले का डर रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर निर्णय के साथ कुछ फायदे तो कुछ नुकसान होते हैं। हमें एक संतुलित दिमाग के साथ ये सोचना चाहिए कि हमें इन दोनों चीजों में से किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में आप जब इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए कोई निर्णय लेना काफी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने काम के चलते अपने परिवारजनों के साथ कम समय बिता रहे हैं। इसलिए यदि उन्हें यह संतुलन बैठाना है, तो उन्हें एक सीमा तय करनी होगी। इस सीमा के पास दोनों ही चीजें एक दूसरे में दखलंदाजी नहीं करेंगी। यहाँ सेना के पास कितने संसाधन हैं, ये बात जरूरी हो जाती है। इसलिए यदि कोई सेना बिना किसी उपकरण और संसाधन के है, तो वो निश्चित ही हार जाएगी। यदि उस सेना के पास अपना इलाका नहीं है, तो भी वो हार जाएगी। इसी तरह अगर सेना के पास खुद के भंडार घर नहीं है, तो वो अवश्य ही हार जाएंगे। इसके अलावा जिस शासक को अपने पड़ोसी राज्यों के शासकों के उद्देश्यों के बारे में नहीं पता होता, तो उसे काफी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही एक ऐसा सेनानायक जो जंगलों, पहाड़ों, दलदल जैसे इलाकों से अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो सफल नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो सेनानायक ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की मदद नहीं लेगा, वो भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक सेना आत्मविश्वास के साथ बनाई जाती है, उसे लाभ देकर आगे बढ़ाया जाता है। ऐसी सेना हवा की तरह आगे बढ़ती है और एक आग की तरह दुश्मन के इलाकों में फैल जाती है। ऐसी सेना एक चट्टान की तरह दुश्मन के हर हमले के सामने खड़ी रहती है। ऐसी सेना अंधेरे की तरह बिना किसी अंत और शुरुआत के होती है, जो तूफान की तरह हमला करती है। जब किसी शासक की सेना युद्ध भूमि पर हो, तो उसे अपने धन का एक बड़ा हिस्सा अपनी सेना पर खर्च करना होता है। जब किसी शासक को सेना का मनोबल बढ़ाना होता है, तो उसे उन जगहों पर मजबूती से खड़ा होना होता है जहां से उसे फायदा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हालातों का जायजा लें और उसके बाद ही अपनी सेना को आगे बढ़ाएं। जिस शासक और सेना नायक को घुमावदार और सीधे रास्ते के सिद्धांतों का ज्ञान होता है, वो जरूर जीतता है और यही उसकी सेना का संघर्ष होता है। सैन्य प्रशासन की किताबों में यह कहा गया है कि एक युद्ध के दौरान आपके कहे जाने वाले शब्दों को ज्यादा सुना नहीं जा सकता। इसलिए युद्ध में ढोल, नगाड़े इत्यादि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा युद्ध में आपकी अलग अलग टुकड़ियां एक दूसरे को देख नहीं सकती। इसके लिए झंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं रात के समय झंडे के साथ साथ मशालें और ढोल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल उस वक्त भी किया जाता है जब सेना की सभी टुकड़ियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता है। यही होते हैं एक बड़ी सेना को संभालने के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के जरिए सेना का हौसला भी बढ़ाया जाता है। ध्यान रखें कि सुबह के वक्त सैनिकों के भीतर ऊर्जा काफी अधिक होती है और शाम होते होते वो बिल्कुल थक जाते हैं। इसी कारण एक होशियार योद्धा अपने दुश्मन पर तब ज्यादा जोर से हमला करता है जब उसके दुश्मन की ऊर्जा सबसे कम होती है। सेना में अनुशासन एक बहुत जरूरी चीज होती है। एक सेना नायक को अपनी अनुशासित सेना के साथ उस क्षण का इंतजार करना चाहिए जब दुश्मन की सेना में अनुशासन की कमी दिखाई दे। ऐसी सेना के साथ लड़ाई न करें जहां झंडे और सेना की बनावट काफी नियमित दिखाई दे, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि उस सेना में अनुशासन का स्तर काफी ज्यादा है। इसके अलावा ऐसे दुश्मन पर हमला न करें जो आपसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हो। वहीं एक ऐसे दुश्मन पर भी हमला न करें जो एक पहाड़ के पीछे छुपा हो। यही सब एक युद्ध के सिद्धांत हैं। नौ बदलाव। सुन त्सु कहते हैं कि युद्ध से संबंधित कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो हमेशा एक शासक और सेना नायक के ध्यान में होने चाहिए। एक सेना नायक अपने आदेश राजा से प्राप्त करने के बाद अपनी सेना को इकट्ठा करता है
और उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। सेना नायक के लिए ये बात जानना जरूरी है कि वो किसी मुश्किल जगह पर स्थित मैदान पर अपना कैंप न लगाए। इसके अलावा वो अपने मित्र राज्यों की सेना के साथ किसी जगह पर युद्ध से पहले जरूर मिले। कभी भी अपनी सेना का कैंप किसी भी खुले मैदान पर न लगाएं, और यदि दुश्मन आपको चारों ओर से घेर लें तो ध्यान रहे कि आपकी सेना उस वक्त के लिए भी तैयार रहे। इस प्रकार सुन त्सू हमें अलग अलग प्रकार के मैदानों पर किस तरह की सेना का निर्माण करना है ये सिखाते हैं। सुन त्सू यहाँ ये बताना चाहते हैं कि सेना जब आगे बढ़ती है तो अपने रास्ते में अलग अलग प्रकार के वातावरण और मौसम का सामना करती है। यदि कोई सेना नायक इन सभी बदलावों को ध्यान में नहीं रखता और आगे बढ़ता जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। उदाहरण के लिए इतिहास के दो बड़े तानाशाह नेपोलियन और हिटलर दोनों ने जब रूस पर हमला करना शुरू किया था तब उन्होंने रूस के मौसम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही नेताओं के सैनिक रूस की जबरदस्त कड़ाके की ठंड में मारे जाने लगे। उनके पास समय से राशन सामग्री नहीं पहुंची और उनके पास उपलब्ध पेट्रोल भी कड़ाके की ठंड में जमने लगा। आखिर में दोनों का अंत एक ही तरह का हुआ और वो था हार। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि यदि कोई सेना आगे बढ़ रही है तो वो अपने दुश्मन के क्षेत्र के वातावरण के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही एकत्रित करके रखे। इसी तरह कुछ ऐसी बातें हैं जो युद्ध से पहले ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको नहीं चलना होता, कुछ सेनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपको हमला नहीं करना होता। इसी तरह कुछ सुरक्षित शहर ऐसे होते हैं जिन पर आपको कब्जा नहीं करना होता। वहीं कुछ मैदान ऐसे होते हैं जिन्हें आप भेद नहीं सकते और कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनका आप पालन नहीं कर सकते। ये 9 बदलावों के सिद्धांत यदि किसी सेना नायक को मालूम हो तो इससे यह पता चलता है कि उस सेना नायक को यह पता है कि अपनी सेना को कैसे इस्तेमाल करना है। यदि किसी सेना नायक को इन 9 बदलावों के सिद्धांतों के बारे में अनुभव नहीं है तो वो युद्ध में कई सारी चीजों का फायदा उठाने में नाकाम रहेगा। इसके आगे सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध की तैयारी इस तरह से न करें कि आपको अपने दुश्मन के न आने की उम्मीद करनी पड़े, बल्कि युद्ध की तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि आप अपने दुश्मन के आने का इंतजार करें। अपने दुश्मन से ये उम्मीद रखें कि वो आप पर हमला न करे, बल्कि अपने आप को उस स्थिति पर लेकर जाइए कि आपका दुश्मन उस स्थिति में आप पर हमला कर ही ना सके। अब बात करते हैं एक सेना नायक के उन खतरनाक लक्षणों की जो पूरी सेना को खतरे में डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो सेना नायक लापरवाह होगा वो बहुत जल्द मारा जाएगा। इसके बाद जो सेना नायक डरपोक होगा वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वहीं जो सेना नायक बहुत जल्दी अपना विकेट खो देता है उसे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो बहुत अधिक आदर्शवादी होता है उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, और जो लोगों के आसपास रहने का शौकीन होता है उसे बहुत चिंता का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए आपके शासक की विचारधारा के चलते एक सेना नायक अपने शासक के आदेश को मानने से मना भी कर सकता है। इसी प्रकार वो अपने सैनिकों को भी बिना वजह इस विद्रोह में घसीट लेता है। अंत में उस सेना नायक के इस विद्रोह का भुगतान उस देश को और उसके सैनिकों को चुकाना पड़ता है। आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे क्षण आए होंगे जब आप किसी की गलती को सामने लाना चाहते होंगे, लेकिन आपके अपने आसपास के लोगों के साथ के रिश्ते आपको ऐसा करने से रोक रहे थे। यही चीज आपको एक ईमानदार व्यक्ति बनने से रोकती है। कई बार माता पिता अपने बच्चों से संबंध न बिगड़ने की उम्मीद में उनकी गलत हरकतों को भी बढ़ावा देने लगते हैं। वो उन्हें वास्तविक प्यार दिखाने की बजाय गलत धारणाएं बताने लगते हैं ताकि उनके बच्चों की नजरों में वो खराब नजर न आए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में परिस्थितियां कठोर नहीं होती, लेकिन हमारी आदतें इतनी कठोर होती हैं कि हम उन्हें बदल नहीं पाते। हालांकि सुन त्सू ये भी कहते हैं कि एक सकारात्मक गुण भी तब खतरनाक बन जाता है जब उसे बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल किया जाए। सेना के विशेष गुण। इससे आगे सुन त्सू ये कहते हैं कि पहाड़ों को पार करते समय एक सेना को हमेशा घाटियों के पास रहना चाहिए। हमेशा अपने से ऊपर स्थित जमीन पर ध्यान रखें और सूरज की ओर मुड़कर चलें। यदि आपका दुश्मन आपके ऊपर की जमीन पर स्थित है तो अपनी चढ़ाई को रोक दें और उस क्षण के लिए अपने दुश्मन के साथ युद्ध न करें। इसके बाद एक सेना को कोई नदी पार करने के बाद उस नदी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि नदी के पास की जगह अक्सर खुली होती है। इसके कारण आपकी सेना आसानी से दूसरों की नजरों में आ सकती है। यदि आपके दुश्मन की सेनाएं नदी को पार कर रही हैं तो उस वक्त उन पर हमला करते समय अपनी सेना को नदी के पास न खड़ा करें, बल्कि उनसे नदी के थोड़ा ऊपर किसी दूसरे स्थान पर से हमला करने को कहें। सुन त्सू यहाँ पहाड़ों को विशेष महत्व दे रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पहाड़ हमेशा रहने वाली बाधा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो थोड़े समय बाद बदल जाएगी।
इसलिए एक सेना को एक पहाड़ पर विजय हासिल करने के लिए अपनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो बिना कोई विशेष प्रयास किए पहाड़ के साए में निचली जमीन पर अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई नदी पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता ढूंढ लेती है। सुन त्सू हमें यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि कई बार हम ये मानने लगते हैं कि संघर्ष करना ही जिंदगी में आगे बढ़ने जैसा है। जब हम अपने जीवन का आनंद ले रहे होते हैं तो अक्सर हम ये सोचने लगते हैं कि कहीं हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमेशा से ऐसा सिखाया गया है कि कठिन परिश्रम से ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं है कि आप अवश्य ही आगे बढ़ रहे हैं, और आसान रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। बुद्धिमान लोग एक काम को कम से कम प्रयास में और अधिक गुणवत्ता के साथ पूरा करते हैं। वहीं जो लोग ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो एक आसान से काम में भी बहुत ज्यादा कठिन बनाकर उसे अपने लिए जानबूझकर मुश्किल करते हैं। किसी दलदली जगह को पार करते समय जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकल जाएं, और यदि किसी कारणवश किसी दलदली जगह पर युद्ध शुरू हो जाए तो अपनी सेना को हमेशा घास और पेड़ों के आसपास रखना चाहिए। यदि किसी जगह पर ऐसी नदियां व झरने मौजूद हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है, तो ऐसी जगहों से सेना को हाथों हाथ दूर ले जाना चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखने लायक है कि जब आप अपनी सेना को उस जगह से दूर ले जाएं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने दुश्मन की सेना को दूसरी ओर लेकर जाएं। आपको अपने दुश्मन की सेना को इस तरह से गिराना है कि उनके पास बचने के रास्तों पर मुश्किल नदियां और झरने ही रह जाएं। जब आपकी सेना किसी दलदली जगह से गुजर रही हो जहां बहुत अधिक घास और पेड़ मौजूद हों, तो उस पूरे इलाके की अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका दुश्मन आपके आने के इंतजार में बैठा हो सकता है। इसके अलावा यदि जंगल के पेड़ बहुत ज्यादा हलचल कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपका दुश्मन आगे की ओर बढ़ रहा है। यदि आपको अपने रास्ते में बहुत सारी बाधाएं देखने को मिले, तो समझ जाएं कि आपके दुश्मन द्वारा ही आपके रास्ते में डाली गई हैं, ताकि आपकी गति धीमी हो जाए। इसी तरह यदि उस जगह के पक्षी उड़ना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई छुपा हुआ है। यदि आपके आसपास के जानवर डरे हुए लगें, तो इसका मतलब है कि आपका दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही यदि आपको किसी मैदान पर सीधी दिशा में धूल उड़ती दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि वहां से हाल ही में कोई रथ गुजरा है। यदि वो धूल काफी चौड़ी है, तो इसका मतलब है कि वहां से कोई सेना की टुकड़ी गुजरी है। यदि धुआं अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति वहां किसी काम से लकड़ी एकत्रित करने आया है। यदि आपका दुश्मन आपके साथ शांति चाहता है, लेकिन इसके लिए कोई समझौता नहीं करना चाहता, तो इसका अर्थ है कि वो अपने दिमाग में कोई योजना बना रहा है। यदि वो आपसे माफी मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे आराम की जरूरत है। यदि आपके दुश्मन की सेना अपने हथियारों पर झुककर आराम कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो भूखी है। यदि आपके दुश्मन की सेना पानी के स्रोत के पास ज्यादा देर तक रुकी है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत प्यासी है। यदि कोई ऐसी जगह है जहां आपके दुश्मन की सेना आसानी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि वो सेना थकी हुई है। यदि किसी जगह पर पक्षी जमा है, तो इसका मतलब है कि वहां कोई भी नहीं है। यदि दुश्मन की सेना रात के समय रोती है, तो इसका अर्थ है कि उसकी सेना डरी हुई है। अंत में यदि वो सेना नियमित नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका सेनानायक कमजोर है। सुन त्सू कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में सेनानायक न केवल अपने दुश्मन के प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते हैं, बल्कि उन कार्यों के पीछे छिपे उनके इरादों पर भी नजर रखते हैं। अपने दुश्मन के इरादे जानने के बाद एक जनरल इस बात का निर्णय ले सकता है कि उसे इस चीज का जवाब कैसे देना है।